वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक वाइज आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है 9 से 12 उनका अध्ययन करवाया जा रहा है। कक्षा 10 अध्याय नंबर 1 चल रहा है अपना, और पार्ट नंबर आज 8 है, क्योंकि अध्याय सबसे बड़ा था पहला। उसमें 8 वीडियो बन गए, 8 पार्ट बन गए और 8 टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल गए। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसे आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ये जो पुस्तक है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, आपको लगातार क्लासें दी जा रही है, वीडियो दिया जा रहा है। ऐप में 6 से 7 बजे के बीच टेस्ट डाला जा रहा है और 8 बजे यहाँ पे यूट्यूब पे और ऐप में भी क्लास आपको दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और निरंतर अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करें। आज का जो 8 नंबर पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एक तो भरतपुर के जो जाट राजवंश है उनके बारे में, करौली के यादव वंश और परमार जो अबू के उनके बारे में, मराठों का राजस्थान में प्रवेश है, जयपुर जोधपुर बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब तो किसी के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि खुद को आलमगिरी के नाम से गद्दी पर बैठा और 1658 से लेकर 1707 तक इसने राज किया था और सुन्नी मुसलमान था और इसने हिंदुओं का मंदिर वगैरह तोड़वाने का काम बहुत किया था। तो लगभग सभी इसके विरोधी थे, ये समझ लो। तो इसके विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? गोकुल ने। किसने? 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? गोकुल। 1688 में राजाराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? देखो, पहले गोकुल आए, गोकुल के बाद राजाराम आए और राजाराम के बाद आए चूड़ामन। चूड़ामन को अच्छे तरीके से याद रखना भी। राजाराम की मृत्यु के बाद जो जाटों का नेतृत्व करते हैं, चूड़ामन की मृत्यु के बाद जाटों का राजाराम की मृत्यु के बाद चूड़ामन जाटों का नेतृत्व करते हैं। चूड़ामन 1695 से लेकर और 1721 तक जाट राजा बनते हैं। तीसरा, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो चूड़ामन जाट। कौन था? चूड़ामन जाट। इसने मथुरा और आगरा के जो मुगल इलाके वहां पर धावा बोलकर मुगल शक्ति को झकना झोर किया था, क्योंकि आपको पता है जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय कहानी खत्म होने लगी थी। कहाँ आपको मैं बताता हूँ, 180 से 181 साल के बीच 6 बड़े मुगल बादशाह आते हैं और अगले 150 सालों में 10 से 12 मुगल बादशाह आते हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं हम कितना कमजोर शासन व्यवस्था थी मुगलों की। फिर देखिए, जाट राजा चूड़ामन के बारे में असत्य बताना है। जाट राजा चूड़ामन के बारे में असत्य कथन बताना है। देखो, इनका शासनकाल 1695 से 1721 रहा, मैंने अभी आपको बताया था। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में मुगलों का प्रतिरोध किया, बिल्कुल। कछवा नरेश बिशन सिंह ने चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कछवाहा नरेश था उस बिशन सिंह। बिशन सिंह आपको पता है स्वाई जय सिंह से पहले आया था, विष्णु सिंह भी इसको कहते हैं। चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। चूड़ामन ने बयाना दुर्ग बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो ये बात है गलत है, क्योंकि चूड़ामन ने बयाना दुर्ग नहीं बनाया था, चूड़ामन ने बनाया था थून नाम का किला बनाया था और फिर राज्य स्थापित किया था। कौन सा? थून। अगला, किस जाट राजा को स्वाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि और डीग जागीर प्रदान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वाई जय सिंह, जो लगभग 1700 में गद्दी पर बैठता है और 1743 तक रहता है। 7 मुगल बादशाहों का ये काल देखता है, वही स्वाई जय सिंह है। पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं। और स्वाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डीग जागीर किसको दी थी? तो ये किसको दी थी? बदन सिंह को। किसको? बदन सिंह को, क्योंकि चूड़ामन की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता? बदन सिंह। ये 1723 से लेकर 1756 तक रहा था। 1723 से लेकर 1756 तक रहा था। कौन है? बदन सिंह। अगला देखो, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया? निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया? तो डीग का दुर्ग बनवाया था इसने, कुम्हेर भरतपुर का दुर्ग बनवाया था इसने, इसके अलावा भरतपुर और वेर का किला बनवाया था, बयाना का नहीं बनाया। देखो, ये भरतपुर का जो किला है ना, लोहागढ़ का किला, शुरुआत का है ना, इसी ने बनाया था, लेकिन वास्तविक रूप से बाद में सूरजमल जाट बनवाते हैं। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रखकर साम्राज्य का विस्तार किया था? तो किस जाट राजा ने कछवा शासकों के साथ मित्रता रखी और मित्रता रखकर अपनी राजधानी को क्या किया, अपने साम्राज्य को क्या विस्तार दिया? वो भी कौन था?
बदन सिंह था। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। बदन सिंह की 1756 में क्या हो जाती है? मृत्यु। अब देखो, जाट शासकों के शासन कालक्रम के बारे में असत्य बताइए। देखो, अपने जो पुस्तक के अंदर जितनी लिखी हुई ना, उनको ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे और यहाँ से मान के चलो घूम फिर के यही प्रश्न आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा पढ़ो लेकिन क्लियर पढ़ो। कहीं प्रश्न हमारा पढ़ा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है, फिर भी हम गलत कर दे, फिर वो अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। और कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, वो गलत होते तो उसका अफसोस नहीं होता है। तो जाट शासकों के शासन कालक्रम के बारे में बताइए। तो सूरजमल जाट आए थे 1756 से 63, सही है। बदन सिंह आए थे 1723 से 56, ये भी सही है। और चूड़ामन आए थे 1695 से 1721, ये भी सही है। तो सारे सत्य हैं। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो कह सकते हैं भरतपुर दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग, क्योंकि डीग है, डीग का महल बदन सिंह, जो डीग का दुर्ग है वो बदन सिंह ने बनवाया था। भरतपुर का दुर्ग भी बनवाया था, लेकिन वो बात नहीं थी। नए रूप में लोहागढ़ का भरतपुर का दुर्ग है वो जाट राजा सूरजमल ने करवाया था और भरतपुर को राजधानी बनाई। स्वाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? तो सूरजमल स्वाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका? ईश्वरी सिंह। ये उत्तराधिकारी संघर्ष क्या था? वही था 1747 में राजमहल जो युद्ध हुआ था, बगरू का युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे ना, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया। स्वाई जय सिंह क्या होता है कि लंबी कहानी चलती है। स्वाई जय सिंह और इसका भाई होता है विजय सिंह। ये दोनों क्या करते हैं? औरंगजेब की उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं। विजय सिंह भाग लेता है आजम का। विजय सिंह, इसका भाई कौन होता है? विजय सिंह। विजय सिंह भाग लेता है म्यूजियम का, साथ देता है। और स्वाई जय सिंह आजम का साथ देता है। लेकिन होता क्या है कि म्यूजियम जीत जाता है। अब जैसे म्यूजियम जीता, वो गद्दी पर बैठ गया। अब देखो, जिसकी सहायता करेगा उसका ही पक्ष लेगा। तो म्यूजियम ने क्या किया? मुगल बादशाह बनने के बाद विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया और स्वाई जय सिंह को उसका सूबेदार बना दिया। अब स्वाई जय सिंह का मुझे गद्दी प्राप्त करनी है, इसलिए स्वाई जय सिंह किसके पास गया? स्वाई जय सिंह गया मारवाड़, ठीक है, और एक मेवाड़ गया। मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय था और मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह था। तो इसके पास गया, इसके पास गया। दोनों ने क्या किया? तीनों के बीच और स्वाई जय सिंह के बीच एक समझौता हुआ, जिसको कहते हैं देबारी उदयपुर में समझौता हुआ। इस समझौते के तहत स्वाई जय सिंह को गद्दी देने की बात हुई कि हम तेरे को गद्दी दिला देंगे, पर शर्त रखी। शर्त क्या रखी? कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह कहता तू मेरी पुत्री सूरज कुंवरी से शादी करेगा और इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर का शासक बनेगा, आमेर का। मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय ने कह दिया मेरी पुत्री तू चंद्र कुंवरी से शादी करेगा, उससे पुत्र उत्पन्न होगा, वो अगला उत्तराधिकारी बनेगा। अब इसकी भी मान ली और इसकी मान ली। स्वाई जय सिंह ने कहा ठीक है, पहले आगे देखी जाएगी, मैं मरूंगा उसके बाद देखा जाएगा, अपने लड़ते रहेंगे अपने आप। अब क्या हुआ? इस सूरज कुंवरी से ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ और इस चंद्र कुंवरी से कौन है? माधो सिंह उत्पन्न हुआ। दोनों में युद्ध हुए। तो वही कहानी थी, आगे मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा आपको। इस युद्ध में फिर मराठा भी जयपुर में भाग ले लेते हैं, हस्तक्षेप कर लेते हैं। तो सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह का भाग लिया था, जो 1743 से 1750 जयपुर का शासक बना। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में मराठों को सहायता सूरजमल ने दी थी, शरण दी थी। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई थी, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? यानी इसको विश्वास नहीं था, क्योंकि सूरजमल जाट की जब तक नजीब खान ने आंखों तक पूरा एकदम पुष्टि नहीं की, तब तक उसको विश्वास नहीं हुआ कि सूरजमल जाट की मृत्यु होगी। पूरा एकदम पुख्ता उसने प्रमाणित हुआ ना कि हाँ अब मृत्यु हो गई, तब उसने विश्वास किया था। तो रोहेलों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 1763 में महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी? तो ये किसने कहा था? ये कहा था कालिका रंजन कानूनगो ने। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 में किसने किया? उतने % मैंने आपको क्या दे दिए? किसके? भरतपुर के जाट राजवंश के दे दिए। अच्छे तरीके से पढ़ना। तो करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 में, बहुत बार प्रश्न आता है कि करौली में यादव वंश की स्थापना विजयपाल ने की थी। और राजस्थान में पूछा जाता है श्री कृष्ण का वंश से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? करौली वाला क्षेत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण भी किससे संबंधित थे? यादव वंश से। तो करौली में यादव वंश की स्थापना 1040 में किसने की थी? विजयपाल ने।
विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? तो विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी बनाया था बयाना को। बयाना भरतपुर में है, तो इसने विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी बना ली थी इसको। 1650 में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? 1650 में करौली यानी जो प्रॉपर करौली जिला है ना, वो जो है उसको राजधानी बनाने वाला था धर्मपाल द्वितीय। कौन है? धर्मपाल द्वितीय। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदन मोहन जी का मंदिर है ना करौली के अंदर, वो गोपाल पाल ने बनाया था। बस याद रखना, मदन मोहन गोपाल पाल। 9 नवंबर 1817 को 1818 की संधियां करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहां के शासक कौन थे? ये प्रश्न आता ही आता है कि 1818 की संधि के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शामिल हुई थी करौली, पहली संधि की थी, अंतिम की थी सिरोही के शिव सिंह ने। उस समय करौली का शासक था हरबख्श पाल सिंह। ये दो प्रश्न याद रखना, अभी ताजा ही प्रश्न आया है और सिरोही वाला आता है। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो सारे जानते, पढ़ पढ़ के गूंगे हो गए आप। कौन थे? मदनपाल, जिसने कोटा के शासक राम सिंह की सहायता की थी, वही करौली के मदनपाल। और कुंवर मदन सिंह का संबंध भी किसे? करौली जिले से, ये भी ध्यान रखना। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा? सीधा प्रश्न आता है परमार, तो आबू क्षेत्र में। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? यानी गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी और चालुक्य एक ही नाम है, ध्यान रखना। पराजित हो गया तो आबू के शासक धरणीवराह को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी थी? धवल की। राष्ट्रकूट है ये, राजपूत नहीं है शायद, राष्ट्रकूट शासक की शरण लेनी पड़ी थी धवल। और वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का प्रतिनिधित्व किया था, तो वह कौन था? देखो, गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था धारावर्ष ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है जिसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। यानी आबू के परमार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है धूमराज को। लेकिन उसकी ये परमारों की पहले भी वंशावली चल रही थी उत्पल राज, लेकिन संस्थापक धूमराज को माना जाता है। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणविसही नामक नेमिनाथ जी के मंदिर किसने बनवाए? परमार राजा सोम सिंह थे उस समय शासक। आबू के अंदर जो देलवाड़ा में लूणविसही नामक नेमिनाथ जी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल तेजपाल, नाम सुनते हैं ना अपने। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी? बहुत बार आता है कि चंद्रावती सभ्यता किस क्षेत्र में है? आबू क्षेत्र में, सिरोही में। तो चंद्रावती पर अधिकार करके और चौहान सत्ता किसने स्थापित की थी? तो नाडोल के राव लुम्बा ने। नाडोल, ये नाडोल पाली के अंदर हम पढ़ते हैं ना, चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल। नाडोल के संस्थापक चौहानों के लक्ष्मण सिंह चौहान थे। सवाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? अब ये बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया और ये संघर्ष किसी वजह से शुरू हुआ था? इस सवाई जय सिंह की वजह से हुआ था। इसने क्या किया कि बूंदी का शासक था किस? बुद्ध सिंह, इसको हटाकर और दलेल सिंह को शासक बना दिया। बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को शासक बना दिया। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ, ये प्रश्न पक्का आता है। इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया? ठीक है, ये भाई बना दिया इसको, क्योंकि बुद्ध सिंह की पत्नी थी, सवाई जय सिंह की जो बहन थी वो थी, और दलेल सिंह को राजा बना दिया तो समस्या हो गई। एक बार तो दलेल सिंह के साथ ही कौन? उसकी सवाई जय सिंह की बहन, लेकिन बाद में ये विवाद और बड़ा बढ़ गया क्योंकि उसकी जो बहन थी उसका एक पुत्र था भवानी सिंह, उसकी हत्या करवा दी थी सवाई जय सिंह ने, तो वो उससे नाराज हो गई और इसने मराठों को बुला लिया और मल्हार राव होलकर को राखी बांध दी। तो वो किसकी पत्नी थी? सवाई जय सिंह की थी। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? क्योंकि लास्ट में बस कहानी खत्म हो गई थी और 12 अप्रैल 1734 को बूंदी पर किसका अधिकार हो गया? इन्होंने आक्रमण कर दिया, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, क्योंकि उन दोनों को लड़ा दिया और लड़ाते ही खुद अंदर आ गए। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी? अब सवाई जय सिंह ने मराठों को बुलाया, समस्या यही खड़ी। बाद में सवाई जय सिंह कहता कि अपने मराठों को बाहर निकालना, उसी ने ये हुरडा सम्मेलन बुलवाया था जिसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। करनी किसको थी? संग्राम सिंह द्वितीय, उसकी मृत्यु हो गई तो जगत सिंह द्वितीय ने की। हुरडा सम्मेलन में रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया।
इसमें असत्य बताओ। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, हुडा सम्मेलन आता है, हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में, तारीख आती है 17 जुलाई 1734। किसने बुलवाया? स्वाई जय सिंह ने। अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। अब क्या है कि कुछ राजा, क्योंकि सभी राजाओं को इकट्ठा करना था, अब कौन कौन आए देखो। जयपुर से स्वाई जय सिंह, जोधपुर से अभ्य सिंह, जोधपुर से अभ्य सिंह, नागौर से भक्त सिंह, ये आए। लेकिन कोटा से उमेद सिंह नहीं आए थे, कोटा से उमेद सिंह नहीं आए थे, बल्कि कोटा से आए थे सुरजन साल। ठीक है, तो ये गलत हो गया उमेद सिंह। देखो ध्यान रखना, जयपुर से स्वाई जय सिंह, जोधपुर से अभ्य सिंह और नागौर से भक्त सिंह, नागौर से भक्त सिंह। अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। हुडा सम्मेलन में शामिल शासकों के बारे में असत्य बताइए और पढ़ लो। बूंदी का दलेल सिंह आया था, करौली का गोपाल दास आया था, किशनगढ़ का राज सिंह, कई जगह इसको राय सिंह भी कहते हैं, बीकानेर का अनूप सिंह। ये गलत है क्योंकि बीकानेर का जोरावर सिंह आया था, तो असत्य हो गया। ये पॉइंट नोट कर लेना, पेपर में आपको सीधे मिल जाएंगे। बूंदी दलेल सिंह, करौली गोपाल दास, किशनगढ़ राज सिंह। हुडा सम्मेलन के बारे में असत्य बताओ, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है, अलग अलग प्रश्न बना के छोड़ा एक ही नहीं गया। अगर वहाँ असत्य में कोई असत्य बता दिया तो वहाँ वापस ले आएंगे। यह सम्मेलन स्वाई जय सिंह ने बुलाया, बिल्कुल। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने वाला था, बिल्कुल। इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह और कोटा से सुरजन साल ने भाग लिया, बिल्कुल, सभी सत्य। अब देखो यहाँ मैंने असत्य बता दिया बीकानेर का, यहाँ कोटा का, ये दोनों मैंने वापस इस लाइन में डाल दिया आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस दिक्कत रहनी नहीं चाहिए, आप निरंतर अध्ययन करते रहो, अध्ययन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। कंटिन्यूज क्लास मत छोड़ना एक भी, और टेस्ट मत छोड़ना। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वहां एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा। देखो हुडा सम्मेलन हो गया, संधि पर हस्ताक्षर हो गए, बोले मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद हम कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इन्होंने सभी शासकों को रामपुरा में एकत्रित होने के लिए कहा, लेकिन किसी कारणवश से कोई शासक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपस में उन्होंने कहा भी कोई शासक नहीं आ पाए तो कोई पुत्र या भाई को भेज देना, लेकिन सब स्वार्थी थे, एक दूसरे को मरवाना चाहते थे, कोई एकजुटता नहीं थी, और कोई भी शासक अपने स्वार्थपन के कारण इकट्ठे नहीं हुए, और ये हुडा सम्मेलन है असफल हो गया। हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रामपुरा के अंदर जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? अब ये पॉइंट नोट करना है, इतना ध्यान रखना। ईश्वर की कृपा से सूरज, सूरज का मतलब सूर्य, सूर्य नगरी जोधपुर, बस सूर्य, सूर्य ईश्वर से संबंधित है। सूर्य से किरणें, ईश्वर से किरणें आती है, सूर्य की कहाँ पड़ती है? जोधपुर में, सूरज पर पड़ती है। यानी सूरज, सूरज किसकी, सूरज कुंवरी किसकी पुत्री थी? मारवाड़ जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री, जिससे ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। ये पेपर में आ गया ना, बड़ा लफड़ा रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, ये एक और है बड़ी समस्या है। यहाँ बता देता हूँ, इन चंद्र कुंवरी कौन थी? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जिससे माधो सिंह का जन्म हुआ। इंद्र कुंवरी कौन थी? ये अजीत सिंह की पुत्री थी, इसका विवाह मुगल बादशाह फखरुद्दीन सिंह के साथ हुआ था। और राजमती और बिसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन है बिसल देव रासो। माधो सिंह की माता का नाम क्या? अब कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। तो माधो सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी, बस मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया। ईश्वर की कृपा से सूरज की किरणें गिरी जोधपुर पे, इसलिए क्या कहलाया? ईश्वर की कृपा से सूरज की किरणें गिरी जोधपुर पे, और वो अजीत हो गया, यानी सूर्य नगरी। बस एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को असत्य बताइए। दो युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, राजमहल का युद्ध 1747 और बगरू का युद्ध 1748। अब इसमें अंतर देखो, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच हुआ, ये तो हमें पता है। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से और ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी, ये पॉइंट नोट कर लेना भी। माधो सिंह ने तो मल्हार राव होलकर से, और किसने? ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी, ये पॉइंट याद रखना। इस युद्ध में माधो सिंह विजय हुआ, ये गलत है, क्योंकि पहला जो राजमहल का युद्ध होता है उसमें ईश्वरी सिंह जीतता है। राजमहल स्थान टोंक में, ये तो सही है, तो 3 नंबर गलत हो गया। अब देखो बगरू, ये 1748 में हुआ, अगस्त 1748 में। माधो सिंह की सहायता मल्हार राव होलकर ने की थी, ईश्वरी सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी। इस युद्ध में माधो सिंह की जीत हुई थी, और युद्ध के बाद 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सारे सही है, क्योंकि माधो सिंह की सहायता पेशवा मल्हार राव होलकर ने की थी, और सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह की सहायता की थी, और माधो सिंह की जीत हुई थी,
लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, पासा पलट जाता है, मराठे वापस किसके बहकावे में आ जाते हैं, मराठे आ जाते हैं ईश्वर सिंह के, और ईश्वर सिंह धन का लालच देता है तो ईश्वर सिंह को वापस गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन ईश्वरी सिंह इतना तंग हो गया था इनके धन के लालच में, लास्ट में उसे सरगासुली अपने द्वारा बनाई गई इस लाट से कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी थी। किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया था? अब 1750 में ईश्वरी सिंह की मृत्यु होगी तो अगला शासक कौन गया, माधो सिंह। अब माधो सिंह और मराठों की फिर संधि होगी दोनों के बीच, लेकिन मराठे इतने खतरनाक थे कि इनका लालच, वो कहते हैं इतना लालच था, जैसे मान लो पहले साल 2 लाख लिए, अगले साल 5 लाख 7 लाख, यानी पैसे का इतना, तो वो इतनी मांग करते थे कि शासक देखो खुद परेशान हो गया। पहले ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, फिर माधो सिंह तो इतना परेशान हो गया कि उसने जयपुर शहर में कुछ मराठे आए हुए थे, जयपुर शहर में कुछ मराठे आए हुए थे, 1751 की बात है। उन जितने भी मराठे थे उन सबको कत्लेआम करवा दिया, सबको मरवा दिया। तो वो था माधो सिंह प्रथम। तुंगा का युद्ध 1783, देखो पर तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध किससे समझता है, प्रताप सिंह से, क्योंकि मराठे आगे, अब सभी शासकों के लिए समस्या तो थी। स्वाई प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया के बीच हुई, बिल्कुल। स्वाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा बिशन सिंह और शिवपुर और करौली के शासकों ने दिया था। गठबंधन बन गया था यहाँ पे राठौड़ कछवा गठबंधन। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग अमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया। ये देखो पहले तो वफादार मराठों की तरफ था, बाद में ये मुगल फौजदार मोहम्मद बेग अमदानी भी प्रताप सिंह के साथ हो गया। तुंगा नामक स्थान नागौर में है, ये गलत है। तुंगा जो नामक स्थान है ये नागौर के अंदर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा तुंगा स्थान कहाँ पे है, तो बी हो गया। अगला देखो, पाटन का युद्ध स्वाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ? पाटन और दोनों याद रखना। तो 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध स्वाई जय सिंह और मराठों के बीच हुआ। असत्य कथन बताइए। 1787 में तुंगा युद्ध में प्रताप विजय हुए, बिल्कुल। 1790 पाटन युद्ध में मराठा विजय हुए, बिल्कुल। 1800 में मालपुर युद्ध में मराठा विजय हुए, ये भी सही है। राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेना तुंगा युद्ध में मुगलों से लड़ती है, गलत है भाई। मुगल तो इनके साथ थे, कछवा इनके साथ थे, राठौड़ भी इनके साथ थे, सारे गठबंधन थे और ये मराठों के विरुद्ध लड़े थे, मराठों के विरुद्ध लड़े थे, तो असत्य हो जाएगा। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर 2 रियासतों के बीच किंगोली का युद्ध हुआ। अब ये युद्ध मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं टोटल आपको बता चुका हूँ। 1807 में मानसिंह जोधपुर के और जयपुर के जगत सिंह के बीच युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा सिसोदिया भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। पूरी कहानी मैं मेवाड़ में बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच हुआ, जिसमें जयपुर की सेना जीती। कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी कि या तो मान सिंह से कर दो या फिर इसकी हत्या कर दो, नहीं तो ये मामला नहीं सुलझेगा। कृष्णा कुमारी विवाद इतना बढ़ गया था, तो अमीर खां पिंडारी की सलाह से, सहायता से, या कह सकते हैं किससे से, उसने जहर दे दिया था भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग 50 लाख रुपए युद्ध क्षति प्रति के रूप मराठों को दिए थे? तो देखो विजय सिंह था। विजय सिंह को जब गद्दी पर बिठाया, क्योंकि ये भी विवाद जोधपुर का संघर्ष है, बड़ा खतरनाक हो गया था, जोधपुर का संघर्ष भी बढ़ गया था। और अभय सिंह का भाई भक्त सिंह था, अभय सिंह गद्दी से हटाकर जोधपुर का शासक बन गया। फिर भक्त सिंह ने राम सिंह को हरा दिया, फिर धीरे धीरे राम सिंह भागकर जयपुर आ गया और माधो सिंह से शरण प्राप्त की, मराठों की सहायता ली। फिर भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। ऐसे करते करते कहानी चलती गई, लास्ट में फिर विजय सिंह। अब विजय सिंह जब गद्दी पर बिठाया विजय सिंह को मराठों ने, तो मराठों ने कहा एक तो तू हमारा जो खर्चा लगा ना युद्ध का वो 50 लाख रुपए दे, एक हमें तारागढ़ दुर्ग चाहिए, तारागढ़ दुर्ग पर कर लिया, बाकी आधा जो आपका ये जालोर का, मारवाड़ का, सांबर का, सोजत, पर्वतसर, ये सारे लगभग 84 गांव थे, वो कह दिए राम सिंह को दे दे। ये सारे समझौते हुए थे। तो ये विजय सिंह। राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बच रही थी? ये देखो भाई, पूरे मराठे राजस्थान में आतंक फैला रखा था, 2 ही बची बेचारी, जैसलमेर बीकानेर, पता नहीं यहाँ सुविधा नहीं थी कि जाने जाने के रास्ते नहीं थे कि ये 2 बचकर रही थी मराठों के प्रभुत्व से। बाकियों में तो तहलका मचा रखा था, खास करके बूंदीवाड़ा और ये जो जयपुर वाला साइड है ना, इस पे तो जयपुर प्रताप सिंह, माधो सिंह, ईश्वर सिंह इतने तंग आ चुके थे कि बाद में अंग्रेजों से सहायता ली। इतनी खतरनाक मराठों ने तहलका मचाया था, कहते हैं।
तो ये थे आपके संघर्ष की कहानी। पहला अध्याय 8 पार्टों में पूरा हुआ है, पूरी हिस्ट्री। कल से दूसरा चैप्टर हमारा अध्याय चलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे लोक देवता। वो भी 2 पार्ट में लेंगे क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो अब ये सोचो 8 वीडियो मैंने दिए, अगर एक वीडियो में देता तो कितना लंबा हो जाता। अब आपने आराम से पढ़ ली, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। तो दूसरा वीडियो कल हम पढ़ेंगे लोक देवता, और टेस्ट भी 6 से 7 बजे भी नानक क्लासेज ऐप में जो दिया जाएगा वो लोक देवता का। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। और जल्द ही 5 से 8 दिसंबर के बीच हमारी पुस्तक बाजार में आ रही है, जिसमें आपको आरबीएससी का पूरा एकदम हर एक, और सबसे बड़ी बात वहाँ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, सब सम्मिलित होगा उसमें, आप अच्छे तरीके से उसका अभ्यास कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।